फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट इन शाहपुरा। मैं आज आपको 10th क्लास के सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ जो निम्नानुसार है, ध्यान दीजिएगा। क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट में जो सिलेबस है, मैं उसमें आपको केवल ग्रामर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ग्रामर में पूछे गए सवाल परीक्षा में निम्नानुसार होते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपने पास में टेंस। टेंस को काल हिंदी में कहते हैं। दूसरा टॉपिक अपने पास में क्लाउड्स, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से भी जाना जा सकता है। तीसरा है पैसिव वॉइस, क्रमवाच्य। चौथा टॉपिक है नरेशन, कथन। और पांचवा टॉपिक है मोडाल्स, जिसे विधि सूचक शब्द के नाम से जाना जाता है। अब हम सभी को एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए सबसे पहले टॉपिक को मैं टेंस को आपके सामने डिस्क्रिप्शन करता हूँ। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, और इसके जो मुख्य भाग है अपने पास में, अर्थात इसके जो पार्ट्स हैं वो निम्नानुसार हैं। फर्स्ट पार्ट है इस टेंस का प्रेजेंट टेंस, अर्थात वर्तमान काल। दूसरा पार्ट इसका पास्ट टेंस, भूतकाल। वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल का मतलब जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल है। भूतकाल क्या है? भूतकाल का मतलब बीता हुआ, अर्थात जो समय बीत गया, जो समय बीत गया उसे अपन पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं। इसका तीसरा जो पार्ट है वह भविष्य काल, अर्थात जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है। मुख्य रूप से टेंस के पार्ट तो दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, लेकिन अपने पास में जो तीसरा है यह समय है, और इसको भी अपने साथ में ही पढ़ते हैं। इसलिए कि टेंस के तीन पार्ट्स बताए गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। इन टेंसों के जो तीन पार्ट हैं, इन तीनों पार्टों की भी अलग अलग कुछ भाग होते हैं। जैसे कि एक दिया गया है इंडेफिनेट टेंस, अर्थात इसे प्रेजेंट के साथ जोड़ो, चाहे पास्ट के साथ जोड़ो, चाहे फ्यूचर के साथ। ये इंडेफिनेट सभी में काम करेगा, केवल इंडेफिनेट ही नहीं, सभी पार्ट्स। जैसे कि मैं जोड़ के बता रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। यदि पास्ट के साथ जोड़े तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस तो ये पास्ट इंडेफिनेट हुआ। जैसे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस हुआ। इस प्रकार से अपन इनका वर्णन कर सकते हैं। तो ये अपने पास में कितने पार्ट्स होते हैं ऐसे? तो इनके पार्ट्स होते हैं चार। कौन कौन से? पहला पार्ट्स दिया अपने पास में इंडेफिनेट टेंस, अनिश्चित काल। दूसरा पार्ट अपने पास में है कंटिन्यूअस टेंस, जिसको कहते हैं गतिशील या प्रगतिशील। इसमें किसी कार्य की नियमितता के तौर पर रेगुलर कार्य होने की क्षमता को दर्शाया जाता है। तीसरा पार्ट अपने पास में है परफेक्ट टेंस, अर्थात किसी कार्य की संपूर्णता को, अर्थात कार्य हो चुका इस बात का वर्णन करता है। चौथा पार्ट अपने पास में है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात कार्य संपूर्ण तो हो गया लेकिन उसमें गतिशीलता भी है, अर्थात कार्य संपूर्ण हुआ लेकिन उसमें गतिशीलता का मतलब कार्य रेगुलर हो रहा है, उसमें समय दर्शाया जाता है। जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, इस प्रकार से इसमें कार्य को दर्शाया जाता है। अब ये सभी भाग सभी तीनों कालों के समान होते हैं। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि तीन जो पार्ट्स बताए आपको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये चारों पार्ट्स प्रत्येक टेंस के होते हैं, जैसे कि मैंने इसका वर्णन किया था। अगला अपन ये सभी काल एक साथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन अपन सबसे पहला पार्ट्स इसमें चूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जैसे कि मैंने कहा था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी जोड़ लो, तो अपन सबसे पहले इसमें जोड़ के देखते हैं प्रेजेंट के साथ में। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस अपने पास में बना। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है अनिश्चित वर्तमान काल। हिंदी ट्रांसलेशन होता है इसका अनिश्चित वर्तमान काल। अब एग्जाम में क्वेश्चन यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट का पूछा जाए तो हमें कैसे पता चले कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही है या वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो हम उसकी पहचान परीक्षा में कैसे करें, या क्वेश्चन दिया गया तो उसमें कैसे पता लगाए। तो आओ उसकी पता लगाते हैं कि कैसे एग्जाम में उसकी जानकारी प्राप्त करें। तो यहां पर जो वर्ड दिया गया वो है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या काम आती है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण काम आती है जो शब्द हमारे को दिए गए हैं, ये शब्द किसी भी वाक्य में यदि अपने को मिलते हैं तो वो इंडेफिनेट टेंस की तरफ इशारा करते हैं, अर्थात वो इंडेफिनेट टेंस होता है जिनमें ये शब्द मिले जाते हैं। जैसे कि शब्द कौन कौन से हैं? जैसे ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन है,
डेली है, यूजुअली है, जनरली है, ओकेजनली है, फ्रीक्वेंटली है, रेयरली है, समटाइम्स है, डे टू डे है, डे आफ्टर डे है, डे बाय डे है, इन द इवनिंग है, इन द मॉर्निंग है, ईच एवरी नाइट, डे, मंथ वगैरह कुछ भी जोड़ा जा सकता है। और इसमें जैसे अपन जोड़ सकते हैं सेल्डम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अब जो शब्द अपने पास में है ये सारे शब्द एक साथ नहीं आते, इनमें से कोई सा भी एक वर्ड यानी एक शब्द किसी भी सेंटेंस के बीच में, शुरू में, प्रारंभ में, अंत में कहीं पर भी लगा हुआ हो तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। अब अपन देखते हैं कि इसका पता हमने लगाया तो हम उस वाक्य में भरें क्या, अर्थात उस वाक्य का आंसर क्या हो, तो उसमें अपन निम्नानुसार भरेंगे। तो इसके पहले अपन कुछ देख लेते हैं। ये सभी टेंस की पहचान करवाते हैं। कौन करवाते हैं? अर्थात ये जो शब्द हैं ये टेंस की पहचान करवाते हैं। यदि हम टेंस पहचान कर लेते हैं, अर्थात इनसे हम पहचान कर लेते हैं कि वाक्य में टेंस आ गया, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें भरें क्या। ये क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, मैंने यहाँ पर लिखा भी है और आपको इसका वर्णन करके बताते हैं। भरें क्या, तो क्या भरना है देखते हैं। सबसे पहले मैं इसमें देख रहा हूं और बता रहा हूं आपको कि हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। अपने पास में इस टेंस की सहायक क्रिया दो हैं, डू और डज। नॉट यूज इन एफर्मेटिव, इसका मीन ये लिखा है मैंने कोष्टक में, इसका मतलब है कि सकारात्मक वाक्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। किसमें नहीं होता बेटा? सकारात्मक वाक्य में। किसमें नहीं होता? सकारात्मक वाक्य में। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में बन रहा है कि ये अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य क्या है, क्या होता है सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य यह है कि इस वाक्य में, कौन से वाक्य में? सकारात्मक वाक्य में नोट और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। यानी कि जो वाक्य होगा सकारात्मक उसमें न तो नोट लगा हुआ मिलेगा और न ही वाक्य में अपने को क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। यदि ऐसा प्रश्न अपने पास में हो और उस वाक्य में नोट और क्वेश्चन मार्क नहीं हो तो वो सेंटेंस अपने पास में वाक्य सकारात्मक का रूप दर्शाएगा। ये अब नीचे दर्शा रहा है कि वाक्य सकारात्मक हो, तो हम उस सकारात्मक वाक्य में क्या भरें, तो आओ उसके बारे में अपन देखते हैं। दिया, यदि वाक्य सकारात्मक हो, वाक्य कौन सा हो? कौन सा वाक्य? सकारात्मक। एवं कर्ता सकारात्मक वाक्य से ही मान्य नहीं है, इसमें कुछ और चीजें हैं। वो क्या है कि यदि वाक्य सकारात्मक हो एवं उसमें जो कर्ता है, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है, वो ही, सी, इट, नेम यानी एक वचन हो, इनमें से कोई सा भी हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस उसके साथ में लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे, प्लस उसके साथ में हम एस और ईएस भी जोड़ देंगे। अब कंफ्यूज पॉइंट में ये पॉइंट बनता है कि एस और ईएस लगाएं तो हम कहाँ लगाएं। तो हम देखते हैं ईएस कहाँ लगा रहे हैं। सबसे पहले ईएस का प्रयोग लिखा है, तो ईएस का प्रयोग देखते हैं। ईएस का प्रयोग कहाँ होगा? यदि क्रिया का अंतिम वर्ण, क्रिया उसका अंतिम वर्ण ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, एस डबल एस सी एच एस एच एक्स और जेड हो, अर्थात इन 11 वर्ण में से कोई सा भी हो तो क्रिया के साथ ईएस लगाएंगे। यानी कि वाक्य सकारात्मक हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, वाक्य सकारात्मक हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, और यदि उसमें जो सब्जेक्ट दिया गया प्रारंभिक वह सब्जेक्ट एक वचन ही, सी, इट, नेम में से हो तो कोष्टक में दी हुई क्रिया को देखेंगे। यदि उसका अंतिम वर्ण इन 11 वर्ण में से कोई सा भी आ रहा हो तो हम उस क्रिया के साथ में ईएस शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात वाक्य में ईएस जुड़ जाएगा। अब बचा हुआ एस है, उसका प्रयोग कहाँ करें? तो उसका प्रयोग दर्शाया है यदि क्रिया का अंतिम वर्ण, किसका वर्ण है? क्रिया का। ए ई आई ओ यू, क्रिया का अंतिम वर्ण वही ए ई आई ओ यू, एच डबल एस सी एच एस एच एक्स और जेड न हो। यहां पर ध्यान देने की बात है, इनमें से वर्ण न हो तो क्रिया के साथ एस लगा देते हैं। तो क्रिया के साथ क्या लगा देते हैं? एस। तो बात बनी कि एस और ईएस कहाँ लग रहा है? तो एस कहाँ लग रहा है, ईएस कहाँ लग रहा है? कि ईएस का प्रयोग यदि वाक्य सकारात्मक हो और अपने पास में कर्ता एक वचन हो तो हम ईएस का प्रयोग क्रिया के अंत में ए ई आई ओ यू, एच डब्ल्यू एस सी एच एस एच एक्स और जेड देखते हैं
यदि ये नहीं हो तो एस का प्रयोग क्रिया के अंत में कर देते हैं। अब डाउटफुल पॉइंट ये रहा कि यदि एग्जाम में कर्ता एक वचन ना कर बहुवचन आ गया हो तो अपन वहां पर क्या भरें। तो देखो इसका भी वर्णन किया गया, यदि वाक्य सकारात्मक हो, वाक्य फिर भी कौन सा हो, सकारात्मक, और कर्ता बहुवचन, कौन कौन से होते हैं बहुवचन कर्ता, आई वी यू दे नेम्स, इनमें से कोई सा भी दिया गया हो तो केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो केवल क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर क्वेश्चन है कि क्रिया कहां मिलेगी या क्रिया क्या होती है। भाई क्रिया कहां मिलेगी, या तो वाक्य में, या फिर क्रिया क्या होती है, कैसी होती है, कई विद्यार्थियों को पता नहीं होता, तो इसको हम वर्णन करते हैं। वाक्य में कोष्ठक में दिया गया शब्द, जो वाक्य होगा सेंटेंस, उसमें कोष्ठक में दिया गया जो शब्द है वही क्रिया होती है, वही क्रिया होती है, और वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। और कोष्ठक में दी गई क्रिया हमेशा कौन सी रूप में आती है, फर्स्ट फॉर्म में। आओ भर कर देखें कि वाक्य में किस प्रकार से कौन से प्रश्न का जवाब दिया गया है। आओ पहले देखते हैं इस प्रश्न को, पहले को एग्जाम्पल दिया गया, सी ब्लैंक, कोष्ठक में दिया हेल्प, ये वर्ब है यहाँ पर, सी ब्लैंक हेल्प ए पुअर डेली। अब इसका वर्णन कैसे करना है, एग्जाम में इसको समझना कैसे है, कैसे उत्तर देना है, और हम इस प्रश्न को उत्तर देते समय किस प्रकार से एस का ईएस का प्रयोग करते हैं, आओ इसको देखते हैं। देखिएगा वाक्य में सबसे पहले डेली शब्द का प्रयोग हमारे को मिला, मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, देखिएगा वाक्य में डेली शब्द का जो प्रयोग हमारे को मिला, ये डेली शब्द हमारे को एडवर्ब में से मिला है। तो ये एडवर्ब्स किसकी पहचान करवा रही है कि इससे पता चलता है हमें यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। कौन सा टेंस का है बेटा, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है तो अब हमारे को इस वाक्य को सकारात्मक नकारात्मक आदि की पहचान करनी है। तो ये वाक्य कौन सा है, इस वाक्य में नोट और क्वेश्चन मार्क का यदि प्रयोग किया गया हो तो वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक होगा, लेकिन इसमें नहीं है, नोट और क्वेश्चन मार्क दोनों नहीं है। तो मैंने आपको अभी यहां पर भी बताया था, यदि किसी वाक्य में नोट और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हो तो वह वाक्य कौन सा होगा, सकारात्मक। तो यह वाक्य कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य सकारात्मक हुआ। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का और सकारात्मक हो तो अब हमें किसकी देखने की आवश्यकता है, क्या देखने की आवश्यकता है, कर्ता। तो हम देखते हैं कर्ता हमारे पास में है, इसमें काम करने वाला सी, अर्थात सी एक वचन है या बहुवचन। इसको वापस एक बार मैं आपको ले चलता हूं उन कर्ताओं में। देखिएगा यदि वाक्य सकारात्मक हो एवं कर्ता एक वचन हो, कर्ता क्या हो, एक वचन हो, ही सी, तो अपने पास में यहां पर क्या आया, सी। तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगा देंगे। क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। जैसे कि कोष्ठक में हेल्प दिया था, ये वर्ब है, ये लिखा प्लस इसके साथ में एस लगा। क्यों लगा, ईएस क्यों नहीं लगा, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यहां पर ईएस क्यों नहीं लगा। इसलिए ईएस का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि क्रिया का जो अंतिम वर्ण यहां पर पी है, यदि इस स्थान पर अपने पास में ए ई आई ओ यू एस डबल एस सी एच एस एच एक्स और जेड होता तो हम उसमें ईएस लगाते, लेकिन इसमें से नहीं है तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया, एस। तो ये अपने पास में आंसर हो गया हेल्प्स। आंसर क्या हुआ, हेल्प्स। ये था आपका वाक्य सकारात्मक हो और कर्ता एक वचन हो तो निम्नानुसार उसका उत्तर दिया जाएगा। अब अपने पास में दूसरा क्वेश्चन दिया गया, उसमें क्या है, दूसरा यह है कि वी ब्लैंक गो फॉर वॉक एवरीडे। अब इस वाक्य में जी सभी ध्यान दें, इस वाक्य में अपने पास में एक शब्द दिया एवरीडे। आप बताइए एवरीडे से आपको किस चीज का पता चलता है, हाँ एडवर्ब का, एडवर्ब का पता चलता है। यह एडवर्ब अपने पास में दी गई है प्रेजेंट इंडेफिनेट की। कौन सी टेंस की दी गई है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की। यदि अपने पास में एवरीडे प्रेजेंट इंडेफिनेट की है तो हमारे को देखना है वाक्य कौन सा है। वाक्य अपने पास में वही सकारात्मक है क्योंकि वाक्य में नोट और क्वेश्चन मार्क कहीं भी नहीं दिख रहा, तो वाक्य है सकारात्मक। यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट का और वाक्य सकारात्मक हो तो हम फिर उसमें सब्जेक्ट देखते हैं। चलो आओ फिर देखते हैं सब्जेक्ट अपने पास में क्या है, वी। अभी आपको वर्णन करके बताया गया थोड़ी देर पहले कि कर्ता बहुवचन हो। जैसे कि इधर देखो ऊपर वाले में, यदि वाक्य सकारात्मक हो और कर्ता बहुवचन, तो हमारे पास में यहाँ पर बहुवचन कर्ता में से क्या मिला आपको, क्या मिला, वी। यदि अपने पास में कर्ता बहुवचन वी हो तो हम क्या करेंगे,
तो केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। अब सभी देखो यहां पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वाक्य में कहां मिलती है? तो ये देखिएगा, ये कोष्टक में दिया गया एक शब्द है गो, ये क्रिया की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। लिखा गया है बाकायदा कि वाक्य में कोष्टक में दिया गया शब्द क्रिया होती है। क्या होती है? क्रिया। और वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। वह हमेशा कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। इसलिए बहुवचन कर्ता के साथ हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? बहुवचन। तो इसमें आंसर क्या आ गया? गो। यहां तक तो क्लियर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब क्वेश्चन यह है कि डू और डज का प्रयोग कहाँ होगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि डू और डज जो पीछे छूट गया था अपना कि हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग इस वाक्य में इस टेंस में किया गया, लेकिन आगे लिखा था वाक्य सकारात्मक में इसका प्रयोग नहीं होता, तो हमने सकारात्मक वाक्य समझा है। अब बच गया अपना डू और डज कि इसका प्रयोग तो हमने किया ही नहीं अभी तक, फिर इसको लिखा क्यों था? तो चलो इसको देख लेते हैं कि डू डज का प्रयोग कहाँ होता है और क्यों होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। देखो, डू और डज का प्रयोग नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। अब आपको ध्यान में आया होगा, डू और डज का प्रयोग कौन से वाक्यों में किया जाता है? या तो वाक्य नकारात्मक हो या फिर वाक्य अपने पास में प्रश्नवाचक हो। ऐसे वाक्य यदि अपने को दिए गए हों तो वाक्य में डू या डज का प्रयोग होगा। अब ये देखना है अपने को, डू का प्रयोग कौन से कर्ता के साथ किया जाता है और डज का प्रयोग कौन से कर्ता के साथ में किया जाता है। क्वेश्चन भी सही है कि हमारे को क्या पता कि बहुवचन कर्ता ये है या ये है, इसका किसके साथ में कौन से का प्रयोग करें। तो आओ इसको भी सिखा देते हैं कि डू और डज बना कैसे था, पहले इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, वो देखते हैं। आओ सीखें डू और डज किस कर्ता के साथ लगती है, तो हम उसको भी सीख लेते हैं। देखो, ये वाक्य अपने को दिया गया, तो इसमें आपको पूरे वाक्य में पूरा वाक्य पढ़ो एक बार। ही, फिर कोष्टक में डू दिया गया, वर्क ऑलवेज दिख रहा होगा आपको चित्र। तो इस वाक्य में जो ऑलवेज शब्द दिया गया है, कौन सा वर्ड दिया गया है? ऑलवेज। क्या है ये ऑलवेज? तो ये ऑलवेज, एक बार एडवर्ब को देखो, ये एडवर्ब में से एक शब्द है। ऑलवेज क्या है? एक एडवर्ब है। ये ऑलवेज से पता चला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वाक्य कौन सा है? यहां से लेके यहां तक सकारात्मक। वाक्य कौन सा है? सकारात्मक। कर्ता एक वचन। कर्ता कौन सा है? एक वचन। यदि कर्ता एक वचन हो तो क्रिया के अंत में एस या ईएस लगाते हैं। अब देखो, क्रिया का अंतिम वर्ण क्या है? क्या है क्रिया का अंतिम वर्ण? हाँ, ओ। यदि क्रिया का अंतिम वर्ण ओ है तो हम उसके साथ में क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? देखिएगा फिर वापस उसी में, यदि क्रिया का अंतिम वर्ण ए ई आई ओ यू एस डब्ल्यू एस सी एच एस एच एक्स और जेड हो तो क्रिया के साथ ईएस जुड़ जाता है। तो यहां पर अपने को क्या जोड़ना है? ईएस। तो हमारे पास में क्या बना? डज। क्या बना अपने पास में? डज बना, जिसका प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होगा। अर्थात इस बात से पता चलता है कि डज शाही क्रिया का प्रयोग हमेशा एक वचनकर्ता के साथ ही होगा। बच गया फिर डू। अब डू का प्रयोग कहां करें? तो वाक्य दिया गया यू डू वर्क ऑलवेज, सेम ऊपर वाले की तरह, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है? सब्जेक्ट। इसमें ऑलवेज शब्द दिया गया, इससे पता चला, जैसे कि ऊपर वाले में वर्णन किया था मैंने, ऑलवेज से पता चला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का। वाक्य सकारात्मक, इसमें वाक्य कौन सा है? सकारात्मक, क्योंकि वाक्य में फिर से नोट और क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो वाक्य सकारात्मक। अब देखो, कर्ता कौन सा अपने पास में? बहुवचन। यदि कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया क्या लगती है? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में क्या है? डू। तो आंसर अपने पास में है डू। क्या आया? आंसर डू, जिसका प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। कहां पर करते हैं इसका प्रयोग? बहुवचनकर्ता के साथ। तो हमारे को पूर्ण रूप से वर्णन मिल गया कि डज मिले हमारे को, या डज का प्रयोग करना हो तो एक वचनकर्ता के साथ करेंगे, जिनको मैंने इधर लिखा दिया था, एक वचनकर्ता ये रहे। और यदि डू अपने को प्रयोग करना है तो कहां पर करना है? बहुवचनकर्ताओं के साथ में, लेकिन दोनों ही नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाएगा। इसका उदाहरण मैंने नीचे दर्शाया है। उदाहरण देखो, नकारात्मक या प्रश्नवाचक में कैसे होता है, तो देखिएगा। राम रिक्त स्थान, और फिर आगे दिया नोट, फिर रिक्त स्थान, फिर कम टू स्कूल डेली। ध्यान दो, अब इस वाक्य में आपको एक शब्द मिला है डेली। कौन सा शब्द मिला है? डेली। इस डेली शब्द से पूर्ण रूप से ये जानकारी मिल रही है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है।
वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन वाक्य है कौन सा? नकारात्मक, क्योंकि वाक्य के बीच में एक शब्द लगा हुआ है नोट। ये जानकारी दे रहा है नकारात्मक भाव प्रकट करने की, अर्थात वाक्य नकारात्मक हो गया। तो हमारे पास में रिक्त स्थान कितने? 2, और कोष्टक में क्रिया कितनी? 1। तो हम एक क्रिया को 2 रिक्त स्थानों में कभी भी नहीं भर सकते। इसलिए करना क्या है? तो प्रथम रिक्त स्थान हमेशा सहायक क्रिया के लिए बनता है, और दूसरा रिक्त स्थान हमेशा मुख्य क्रिया के लिए बनता है। ये मुख्य क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया जो कोष्टक में देते हैं उसी को मुख्य क्रिया या वर्ब बोलते हैं। अब देखो, प्रथम रिक्त स्थान से पहले अब कर्ता देखो। कर्ता अपने पास में क्या है? राम। एक वचन है या बहुवचन? राम एक वचन है या बहुवचन? राम हमारे पास में कर्ता है एक वचन, इसलिए कर्ता एक वचन है तो हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? अभी आपको ऊपर वर्णन करके बताया था मैंने, यदि कर्ता एक वचन हो तो हम सहायक क्रिया लगाएंगे डज। तो प्रथम रिक्त स्थान में आ गया डज, और दूसरे रिक्त स्थान में कम आ गया। दूसरे रिक्त स्थान में क्या आ गया? कम। अब यहां पर डज के साथ में एस और एस लग गया, तो कम के साथ में एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए हम कम का कम ही लगाएंगे, यहां पर एस और एस नहीं लगा सकते। चलो नीचे वाले दूसरे वाक्य का वर्णन देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है? दे नॉट प्ले ऑलवेज। अब इस वाक्य में फिर अपने को एक एडवर्ब मिली है, ऑलवेज। क्या एडवर्ब मिली बेटा? ऑलवेज। इस ऑलवेज शब्द से हमें पता चलता है कि यह जो एडवर्ब अपने पास में दी गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्णन करती है। कौन से टेंस का वर्णन करती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वाक्य कौन सा है? वही नकारात्मक वाक्य है। वाक्य कौन सा है? वाक्य नकारात्मक है, इसका वर्णन करता है नोट। यदि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है या इंडेफिनिट का, तो ये और वाक्य में नोट दिया गया वाक्य नकारात्मक है, तो वही रिक्त स्थान 2 बनते हैं। तो प्रथम रिक्त स्थान से पहले कर्ता देखो, अपने पास में कर्ता क्या है? दे। एक वचन या बहुवचन? कौन सा है? एक वचन है या बहुवचन? हमारे पास में यहां पर दे कर्ता है बहुवचन। कौन सा है? बहुवचन। यदि कर्ता बहुवचन हो तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डू। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? डू का प्रयोग करेंगे। कौन सा क्रिया लगाएंगे? डू। तो प्रथम रिक्त स्थान में अपने पास में आया डू, और दूसरे रिक्त स्थान में आ गया प्ले। इस प्रकार से अपन नकारात्मक वाक्यों और प्रश्नवाचक वाक्यों में डू डज का प्रयोग निम्नानुसार करते हैं। अब नीचे क्या लिखा हुआ इस नोट को समझें। यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो तो दिया गया, ध्यान देना, यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो तो डज में एस या ईएस लगा है। क्या लगा है? डज में एस या ईएस पहले से लगा है। ये मैंने ऊपर भी वर्णन किया था अभी कि डज में पहले से ही एस और ईएस लगा हुआ है, इसलिए क्रिया के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर सकते। किसके साथ एस और ईएस नहीं लगा सकते? क्रिया के साथ, क्योंकि डज पहले से ही एस और ईएस का प्रयोग करवा चुकी है। ये तो थे आपके सामान्य नियम जिनके आधार पर अपन टेंस को किस प्रकार से समझ सकते हैं, टेंस में उत्तर कैसे देते हैं सामान्य वाक्यों में, यहाँ तक तो हम क्लियर कर लेते हैं। आओ हम बाद में बात करते हैं गोल्डन रूल्स की। किसकी बात करते हैं? गोल्डन रूल्स। ये गोल्डन रूल्स क्या होते हैं? ये जानकारी हमें प्रदान करते हैं कि यदि गहराई से गहराई में कोई डूबा हुआ क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ ले जाएं, तो हम उन क्वेश्चनों को हल कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि वाक्य कैसा है, इसमें क्या करना है, इसकी पूर्ण विवरण गोल्डन रूल्स में दे दिया जाता है। तो इसमें पहले रूल्स में क्या दिया गया? यदि रिक्त स्थान से पूर्व, किससे पूर्व? रिक्त स्थान से पूर्व यूजुअली, जनरली, डेली, रेयरली, ग्रेजुअली आदि शब्द हो तो वाक्य में, यदि इनमें से कोई सा भी वर्ड वाक्य में रिक्त स्थान से पहले हो तो वाक्य में क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगा देंगे। यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगाएंगे। या शब्द का ध्यान देना, एक नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि कर्ता भी देखना होता है कि कर्ता एक वचन हो तभी तो एस और एस लगता है। यदि कर्ता ही बहुवचन हो गया तो एस और एस का प्रयोग तो उसमें कदापि कर ही नहीं सकते। उदाहरण देखते हैं। सी यूजुअली कुक फूड। इस वाक्य में रिक्त स्थान से पूर्व अपने पास में कौन सा शब्द आया? यूजुअली। इस यूजुअली शब्द से हमें पता चलता है कि वाक्य है अपने पास में यह इसी नियम का है। अब यूजुअली जो शब्द मिल गया, अब इसके वाक्य को पूरे का वर्णन यदि हम देखते हैं तो पूरा वाक्य है अपने पास में सकारात्मक।
कौन सा वाक्य है? सकारात्मक। और कर्ता अपने पास में एक वचन, अभी आपको उधर भी दर्शाया था, अब आप ही इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। यदि वाक्य में कर्ता एक वचन हो तो क्रिया को क्या करना होगा? एस और एस लगाना होगा ना? लगाना होगा या नहीं? हाँ लगेगा। यदि एस और एस इसमें लगेगा तो इसके अंत में क्या लगे? तो इसके अंतिम वर्ण को देखो, क्रिया का अंतिम वर्ण ए ई आई ओ यू एस डबल एस सी एच एस एच एक्स और जेड इनमें से नहीं है। इनमें से नहीं है तो क्रिया के अंत में एस जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर हुआ कुक्स। इसका आंसर क्या हुआ? कुक्स। क्यों हुआ? क्योंकि कर्ता हमारे पास में एक वचन था और कोष्टक में दी गई क्रिया का अंतिम वर्ण क्या था? के, इसके लिए एस लग गए, तो इस प्रकार कुक्स हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स ओपनली रीड बुक्स। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स ओपनली रीड बुक। अब यहाँ पर अपने पास में शब्द मिला अपने को ओपनली। कहाँ मिल रहे हैं शब्द? रिक्त स्थान से पूर्व। कहाँ मिल रहे हैं? रिक्त स्थान से पूर्व। तो ओपनली शब्द हमें मिला, इससे पता चला कि वाक्य इसी नियम का है। अब अपने पास में कर्ता देखते हैं। कर्ता बहुवचन है। कर्ता क्या अपने पास में? बहुवचन। स्टूडेंट एक वचन होता तो अपन एस और एस लगा सकते थे क्रिया में, लेकिन हमारे पास में स्टूडेंट्स है। क्या है? बहुत सारे विद्यार्थियों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कर्ता बहुवचन है। अब वाक्य भी देख लेते हैं पहले। यदि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो तो डू डज लग सकता है, लेकिन इस वाक्य में तो वाक्य कौन सा पहले देखें। वाक्य अपने पास में है सकारात्मक। इसकी पुष्टि होते क्योंकि वाक्य में नोट और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। तो वाक्य यदि अपने पास में सकारात्मक है तो अपन उसमें केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और आपको पहले भी बताया था कि यदि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाए तो क्रिया कहाँ होती है? कोष्टक में दी गई क्रिया, और वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसमें रीड ही उत्तर होगा। ये रीड यदि हम भर देते हैं तो इसका उत्तर यही मान्य होगा। पहला नियम आपका गोल्डन रूल्स का क्लियर होता है। दूसरा नियम इसमें यह कह रहा है, इसको पहले वर्णन करके समझ लेते हैं कि मोडाल्स के पश्चात, मोडाल्स क्या होता है? मोडाल्स जैसे केन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, आउट टू है, डेयर टू है, आदि काफ़ी मॉडल होते हैं। तो इन मोडाल्स के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब देखो मोडल्स के पश्चात हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। उसमें ऐसे नहीं है कि मॉडल के पहले कर्ता एक वचन है तो हम एस और एस लगा दे, कर्ता बहुवचन है तो कुछ नहीं लगे, ऐसा नियम नहीं है। यदि मॉडल वाक्य में आ गया रिक्त स्थान से पूर्व तो हमें एक वचन बहुवचन नहीं देखना, वहां पर ओनली फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे अपने पास में क्वेश्चन दिया गया, यू कैन ब्लैंक गो, कोष्टक में है और नाउ। तो जो पूरा सेंटेंस दिया इसमें रिक्त स्थान से पहले अपन ये मॉडल मिला है, कौन सा? कैन। कौन सा मॉडल मिला है? कैन। और कैन यदि मॉडल है तो मॉडल के पश्चात हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। हमें यहाँ पर कर्ता नहीं देखना है कि एक वचन एक बहुवचन, हमें मॉडल देखना है। यदि वाक्य में मॉडल है तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। सेकंड सेंटेंस में भी देखते हैं रिक्त स्थान से पूर्व क्या है अपने पास में? मे, माइट, सेल, शुड, वुड, काफी बताया था आपको ये मॉडल्स होते हैं। तो इसमें ये मे है तो मे के पश्चात भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें भी आ गया से। थर्ड सेंटेंस में देखते हैं, यू शुड हेल्प पुअर्स, तो इसमें रिक्त स्थान से पूर्व कौन सा मॉडल आया? शुड। और शुड मॉडल है तो अपन क्या भरेंगे इसमें भी? हेल्प। लास्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ही मस्ट टेक फूड, तो ये मस्ट भी क्या है? मॉडल। और ये मॉडल है तो मॉडल के पश्चात वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है तो हम मॉडल का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन का उत्तर आसानी से और सरलतापूर्वक उत्तर दे सकते हैं। तो क्या नियम बताया था कि मॉडल्स के पश्चात हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मॉडल्स के पश्चात हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। और जिस प्रकार से यहाँ पर मॉडल्स दिए गए उन मॉडल्स के पश्चात कोष्टक में दी गई क्रिया फर्स्ट फॉर्म होती है और वही इसका उत्तर मान्य होता है। नियम तीसरे की बात करता हूं मैं कि यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पूर्व, यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पूर्व, किससे पूर्व? रिक्त स्थान से पूर्व रेदर, रिक्त स्थान से पूर्व रेदर, वेदर या ओपन शब्द लगे हों, इनमें से कोई सा भी एक शब्द, ये नहीं कि सारे एक साथ होंगे, कोई सा भी एक शब्द लगा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगाएंगे। ये तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस कहाँ लगाते हैं। एक वचन बहुवचन का इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है।
तो उदाहरण दिया ही रेदर, कोष्टक में दिया कॉल यू चिंटू, ही रेदर कॉल यू चिंटू, तो कोष्टक में क्या दिया कॉल, और रिक्त स्थान से पूर्व अपने पास में शब्द क्या है रेदर, तो अपने को देखना है रिक्त स्थान से पूर्व यदि रेदर वेदर ऑफन शब्द लगे हों तो हमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में उसके साथ में एस और एस लगाना है। तो यहाँ पर ऐसे थोड़ी लगा देते हैं कि एस और एस, याद आया लगा दिया, ऐसे नहीं, हमारे को सब्जेक्ट देखना। इसमें सब्जेक्ट क्या है अपने पास में ही। अब ही एक वचन है या बहुवचन, ही एक वचन है या बहुवचन, तो ही क्या है एक वचन, शाबाश। ही क्या है एक वचन, यदि ही एक वचन है तो हम क्या करेंगे क्रिया को एस और एस के साथ में जोड़कर पूर्ण करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कॉल CALL कॉल, और उसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया एस। अब आपसे मैं पूछ सकता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन की कॉल के साथ में एस ही क्यों लगा, तो आप इसका जवाब पूर्ण रूप से दे सकते हैं और हमारी इस वीडियो को पूर्ण रूप से कमेंट करके भी बता सकते हैं वीडियो पर कि यहाँ पर एस क्यों लगा, एस क्यों लगा। आपको यदि कोई डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है माई मदर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दर्शा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, माई मदर ऑफन रीड रामायण, माई मदर ऑफन रीड रामायण, तो रिक्त स्थान से पूर्व अपने को शब्द क्या मिला है ऑफन, क्या मिला अपने को ऑफन शब्द मिला। और ऑफन शब्द जो दिया गया अपने को, इस ऑफन शब्द से पूर्व अपन देखते हैं माई मदर एक वचन है, माई मदर क्या है एक वचन, तो इसका आंसर क्या होगा रीड, और उसके साथ में क्या जुड़ेगा कर्ता एक वचन, माई मदर एक वचन है तो उसके साथ में क्या जुड़ेगा एस। इस प्रकार से हम छोटे छोटे क्वेश्चनों का हल कर सकते हैं और पूर्ण रूप से एक दिन का जो वर्णन करके हम जो सीखे हैं उसका पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। हम धीरे धीरे आगे से आगे पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को समाधान धीरे धीरे होगा और उसका समाधान के साथ में हम परीक्षा में ये भी जान पाएंगे कि उत्तर क्यों आया, किस वजह से आया। तो चलो ये था आज का हमारा वीडियो और आज का हमारा ये चैप्टर टेंस, जिसके गोल्डन रूल्स अभी बाकी हैं और आगे बचे हुए गोल्डन रूल्स को नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। और जब तक आप इसका अध्ययन करके, और इसमें यदि कोई आपको समझ में टॉपिक नहीं आया हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।